गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब हम हमारा पार्ट 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट 4 वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे ऑथर जो है वो एक लेटर उसको मिलता है एक टेबल के अंदर और वो उसको अनफोल्ड कर कर उसको रीड करता है। वो लेटर होता है एक सोल्जर का जो ब्रिटिश सोल्जर्स है जिम, और उसने लेटर लिखा है अपनी वाइफ कॉनी को, और जिसमें उसने अपना वॉर का एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसी के आगे हम लेसन का पार्ट 3 जो था वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑथर कह रहा है, राइटर कह रहा है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। राइटर कह रहा है कि मैंने उस लेटर को वापस से फोल्ड किया और उसको स्लिप कर दिया उस एनवेलप के अंदर, यानी उस एनवेलप के अंदर फिर से रख दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात भर सोचता रहा। By morning I knew what I had to do. और जब मैं सुबह उठा तब मैं ये सोच चुका था कि मुझे आज के दिन में क्या करना है। I drove into Birdport just a few miles away. मैंने बर्डपॉट के लिए मैं घर से निकल गया जो मेरे घर से कुछ few miles दूर ही था। I asked a boy walking his dog वेयर कॉपर बीच वॉज। एक रास्ते में उसे एक बॉय मिला जो अपने डॉग को वॉकिंग के लिए ले जा रहा था। उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पर है। कॉपर बीच किसका एड्रेस था? जिम के घर का एड्रेस था जो उसको उस लेटर के हेडिंग पर ही मिल गया था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडो बॉर्डर्ड अप। जब वो उस एड्रेस पे पर्टिकुलर हाउस नंबर 12 पे पहुंचा कॉपर बीच के, तो उसने देखा कि वो घर अब घर नहीं रहा था, एक बर्न्ड हाउस था, यानी कि पूरी तरह से जल चुका था। उसकी विंडोज़ वगैरह, उसकी जो छत थी वो भी गिर गई थी, सब तरफ से टूट फूट सा गया था, यानी कि वहाँ पर ज़रूर कोई हादसा हुआ था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts ऑफ मिसेज मैप्सन। तो उसने पास वाले पड़ोस के एक घर में जाके नॉक किया और पूछा कि क्या वो वहाँ पर रहने वाली मिसेस जो मैप्सन है उनको जानती है। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, he knew him well, a lovely old lady, he told me, a white bundle headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she 101 year old। अब जब उसने अपने नेक्स्ट डोर पे जो रहने वाले नेबर से पूछा, ओल्ड लेडी के लिए, मिसेस मैप्सन के लिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी अच्छी लेडी है, 101 ईयर ओल्ड है, काफ़ी नाइस लेडी है, और उनके साथ जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ था। She had been in the house when it caught fire। क्या कहा उसने कि जब इस घर में आग लगी थी तब वो घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles। तो कोई भी नहीं जानता था कि उस लेडी के साथ क्या हुआ, क्यों घर में आग लगी, लेकिन लोगों का ये मानना है, लोगों ने ये गेस किया कि शायद वो कैंडल से ही लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। वो ऐसा मानती थी, वो ज़्यादा कैंडल को यूज़ करती थी क्योंकि उसका ये मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी कैंडल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करके जो घर में लाइट्स लगाती थी वो कैंडल्स के थ्रू ही लगाती थी। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि कैंडल के थ्रू फायर जो लग गई होगी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट in time। She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town। उसने कहा कि जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायरमैन्स ने उनको सही टाइम पे निकाल लिया। अभी वो एक नर्सिंग होम में है, नर्सिंग होम का एड्रेस भी इसमें दे रखा है, और जो टाउन के नेक्स्ट साइड पर है। I found Burlington House nursing home easily enough। बहुत जल्दी, क्योंकि कोई फेमस नर्सिंग होम होगा इसलिए बहुत जल्दी ही उसको मिल गया। There were paper chains up in the
hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. अब नर्सिंग, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था तो नर्सिंग होम को भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। वहाँ क्रिसमस ट्री लग रहा था, कुछ पेपर स्ट्रिंग्स लग रहे थे, फुल ऑन जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं ना बर्थडे, तो उसमें कैसे पेपर फायर्स लगाते हैं, पेपर चेन्स लगाते हैं, उस तरह से पूरे हॉस्पिटल को, जो नर्सिंग होम था, उसको अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। I said I was a friend come to visit Mrs. Mehapson to bring her a Christmas present. मैंने वहाँ जाकर अपना इंट्रोडक्शन ये दिया कि मैं मिसेस मेहप्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। I could see though into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. जब उसने ये अपना इंट्रोडक्शन किसी को दिया और दूसरी तरफ एक डाइनिंग हॉल की तरफ जब उसने झांक के देखा तो सभी लोग वहाँ पर नर्सिंग होम में जितने भी पेशेंट्स थे वो सारे ही इंजॉय कर रहे थे और सबने अपने सिर पे पेपर हैट्स पहन रखी थी और सॉन्ग्स को साथ में गा रहे थे। द मैटन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जैसे ही मैटन वहाँ पर पहुँची तो मैटन ने भी सिर पे पेपर हैट पहन रखी थी और जब वो वहाँ पहुँची तो उस राइटर को देखकर काफ़ी खुश थी। अब खुश क्यों थी ये भी हम देख लेते हैं। She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. वो उसके साथ में अपने साथ उसको लेकर कॉरिडोर में वॉक करती हुई जा रही है और कह रही है मिसेस मेहप्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स। उसने कहा कि मिसेस मेहप्सन जो है वो यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ नहीं है, वो ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करती है। She walked me alone. Sorry, she told me she is rather confused today, so she thought it best if she had a good rest. वो पूरे दिन भर कंफ्यूज रहती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, इसलिए उनको अकेले छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर था और उनको रेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी था। She has no family, you know, no one visits. कोई भी उनकी फैमिली में नहीं है और ना ही कोई उनको मिलने के लिए आता है। So I am sure she will be only too pleased to see you. इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब वो तुम्हें देखेगी कि तुम उससे मिलने आए हो तो तुमको देखकर वो ज़रूर खुश होगी। She took me into a conservatory with wicker chair and potted plant all around and left me. वो वहाँ पर एक रूम में ले गई जहाँ पर एक चेयर पर, एक व्हील चेयर पर एक लेडी बैठी हुई थी और साइड में कुछ छोटे से प्लांट्स रखे हुए थे। ऐसे रूम में वो मुझे रखकर बाहर की तरफ निकल गई। तो यहाँ पर हम हमारा ये पार्ट फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा लेसन जो लास्ट पार्ट है कि राइटर जो है वो मिसेस मेहप्सन से मिलता है और उससे क्या क्या बातें करता है, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में विशेषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा के बारे में भी अध्ययन किया था। तो विशेषण जैसे कोई शब्द ले लिया, संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे एक शब्द ले लिया आदमी, है ना, यह किसी न किसी संज्ञा, है ना, संज्ञा के प्रकार के अंतर्गत आता है। अब इस व्यक्ति की, है ना, कोई गुण के बारे में अपन ने बात करें, ईमानदार आदमी, तो जो हमारा ईमानदार शब्द था वो हमारा क्या बना, विशेषण। ये विशेषण है और किसकी विशेषता, व्यक्ति की विशेषता, ये हमारा विशेष्य बना। जब विशेषण विशेष्य दोनों पिछली क्लास में हमने देख लिया था। इसके बाद विशेषण के बाद अब उसी विशेषण का प्रविशेषण भी होता है। प्रविशेषण वह होता है जिसमें विशेषण की विशेषता बताए। जब विशेषण हमारा ईमानदार है और यहाँ आदमी ईमानदार है, यहाँ पर प्रविशेषण अगर लगाना है तो हमें अगर आगे बहुत शब्द जोड़ दिया
ठीक है, बहुत ईमानदार आदमी। तो ईमानदार तो हमारा विशेषण है। विशेषण की विशेषता कैसा है? विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वहां पर प्रविशेषण जो शब्द आएगा। तो आज हम प्रविशेषण के बारे में देखते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण में देखें वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते। पहले हम बात कर चुके कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम में जो भी शब्द आए, जो संज्ञा के प्रकार हैं उसके अंतर्गत जिसके उदाहरण हैं, सर्वनाम के प्रकार के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं उनकी जो विशेषता बताता है वो सब किस में आएगा? विशेषण में आएगा। और विशेषण की जो विशेषता बताई जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण कहलाता है। जैसे देखें, मोहन बहुत मेहनती लड़का है। अब इस उदाहरण में देखें, और दूसरा उदाहरण है राधा अति विनम्र लड़की है। इन दोनों उदाहरणों और वाक्यों को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मोहन क्या है? संज्ञा है। राधा क्या है? संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब मोहन और राधा व्यक्ति का नाम है इसलिए संज्ञा हुई। लड़का और लड़की, ठीक है। फिर बहुत अति मेहनती विनम्र। अब लड़का और ये लड़की लिंग परिवर्तन के अनुसार है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द बता रहा है। अब यहाँ मोहन बहुत मेहनती लड़का है। अब लड़के की विशेषता कैसी है? मोहन की विशेषता कैसी है? मेहनती, ठीक है। राधा जो लड़की है और विशेषता कैसे? विनम्र लड़की है। जब मेहनती शब्द और विनम्र दो शब्द हैं उनकी विशेषता बताई जाएगी बहुत और अति, इन दो शब्दों से बताई जाएगी। अब मेहनती और विनम्र हमारे क्या है? विशेषण शब्द हैं। तो बहुत और अति शब्द जो हमारे प्रविशेषण शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बढ़े। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो मूल रूप में विशेषण होते हैं, क्योंकि जो मूल शब्द होते हैं मूल रूप में विशेषण होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय से बनाए जाते हैं। कुछ तो मूल रूप में विशेषण होते हैं और कुछ जो संज्ञा से बनाए जाते हैं, फिर सर्वनाम से बनाए जाते हैं, फिर क्रिया से बनाए जाते हैं, या फिर अव्यय या अविकारी शब्दों से साथ प्रत्यय जोड़ करके, है ना। हम देखते हैं कि हमारे इस संज्ञा सर्वनाम में जो विशेषण की जो अवस्थाएं आती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उसमें तरप और तमप प्रत्यय जोड़ करके भी बनाया जाता है। तो यहाँ जो विशेषण शब्द बनते हैं वो चार प्रकार से बनते हैं। एक तो संज्ञा से बनते हैं। तो संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनते? संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्द बनता है। जैसे रंग हमारा संज्ञा है ना, संज्ञा शब्द है। इसमें इन प्रत्यय जोड़ने से रंगीन शब्द बना है। राष्ट्र संज्ञा शब्द है और प्रत्यय प्रत्यय जोड़ने से राष्ट्रीय शब्द बना है। और स्वर्ण धन इम स्वर्णिम शब्द बना है। जो संज्ञा अर्थात चार प्रकार से विशेषण में कुछ शब्द तो मूल रूप में होते हैं, लेकिन कुछ शब्द विशेषण शब्द संज्ञा से बनाए जाते हैं, सर्वनाम से बनाए जाते हैं, क्रिया से बनाए जाते हैं और अव्यय अविकारी शब्दों से बनाए जाते हैं। अब सर्वनाम से कौन कौन शब्द बनाए जाते हैं? जैसे मैं सर्वनाम शब्द है, तुम सर्वनाम शब्द है, लेकिन इनके साथ एरा और हारा ये दो प्रत्यय जोड़ करके मैं धन एरा से मेरा शब्द बना है और तुम धन हारा से तुम्हारा शब्द बना है। जब सर्वनाम से कोई विशेषण शब्द बनाए जाते हैं तो वहां पर ये मैं और तुम, इनसे एरा और हारा दो शब्द जोड़ने से मेरा और तुम्हारा सर्वनाम से विशेषण बने हैं। अब क्रिया से विशेषण कैसे बनते? वंदन शब्द और लूट शब्द, लूटना है ना, लूट शब्द लूटना और वंदन से वंदनीय जो ईय प्रत्यय जोड़ करके वंदनीय, और लूट धन मूल क्या है? लूट शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय जोड़ने से लुटेरा एक व्यक्तिवाचक के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है। तो यहाँ क्रिया से विशेषण भी बनते हैं। अब अव्यय शब्द से, है ना, अव्यय से भी अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, उनसे बनाते बाहर धन ईट बाहरी, पीछे धन ला पिछला शब्द भी इनसे ही अव्यय से बनता है। अब विशेषण की अवस्थाओं के बारे में देखें तो विशेषण की मूल तो तीन अवस्था होती है मूलतः। एक तो मूलावस्था, मूलावस्था में क्या होता है? एक से ही तुलना, उसी के बारे में उसी की विशेषता को ध्यान रखा जाता है, वहां मूलावस्था होती है। तो विशेषण अपने मूल रूप में रहता है, विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा होता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? विशेषण दो विशेषों की तुलना करता है। अब विशेषण दो विशेषों की तुलना, जैसे मोहन श्याम से सुंदर है, तो पहला मूल दोनों में विशेषता
के जो कंपैरिजन किया जाएगा, तुलना की जाएगी, तो वो उसमें तुलनात्मक अवस्था होगी, वह होती उत्तरावस्था, जिसमें विशेषण दो विशेषों की तुलना करता है। तीसरा है हमारे उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, अनेक विशेषों की तुलना में एक विशेष्य को, अब हमारे जैसे मोहन सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ हैं, तो जब मोहन सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ हैं तो क्या हो गया, पूरी क्लास में उसकी बात की गई है, पूरी क्लास में बात की गई है, तो सब में है, इसलिए वहां पर क्या होगी, उत्तमावस्था होगी। जैसे यहाँ देखें घर बड़ा है, अब मूल अवस्था में ही है, घर बड़ा है, वाक्य सामान्य है और उस मूल अवस्था क्या ही बोध कराता है। अब उत्तरावस्था में दो के, अब मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। अब यहाँ है तुलना की गई, किसका घर, मोहन का घर किसके घर से, सोहन के घर से बड़ा है, तो यहाँ उत्तरावस्था हुई। और उत्तमावस्था में क्या होता है कि सब में, तो यहाँ पर आपका घर सबसे अच्छा है, तो किसी ने बता दिया आपका घर या आपका विद्यालय सबसे अच्छा है, तो यहाँ इन तीनों के बारे में अपन देखें तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इससे भी अगर आगे हम चलें तो यहाँ जैसे हमारे तरप, एक तो तरप और तमप, तरप और तमप प्रत्यय से भी बनते हैं। जैसे हमारा मूलावस्था में उच्च शब्द हैं, तो उत्तरावस्था में क्या हो गया, ये मूलावस्था, ये उत्तरावस्था और ये उत्तमावस्था है ना। अब उच्च शब्द हैं तो उच्चतर और फिर उच्चतम। इसी प्रकार पटु शब्द ले लें, पटु का अर्थ होता है चालाक, है ना। पटुतर और पटुतम। इस प्रकार भी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसमें फिर श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ शब्द था एक है ना, जिसमें श्रेष्ठ का श्रेष्ठतम नहीं होगा, श्रेष्ठ अपने मूल रूप में ही रहता है, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक है। तो ये अपना प्रविशेषण जो था वह टॉपिक खत्म होता है, विशेषण के अंतर्गत ही था प्रविशेषण। इसके बारे में क्रिया, जो हमने विकारी शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों के बारे में अध्ययन कर लिया है। संज्ञा सर्वनाम मूल रूप में ही है, जो आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ रखे हैं 6th क्लास से, लेकिन क्रिया और विशेषण इसलिए हमारे प्रविशेषण और क्रिया विशेषण जोड़ने के लिए ये टॉपिक, ये अध्याय हमने लिया। अब कल हम क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, अविकारी के अंतर्गत आते हैं, किसमें आते हैं, वह देखेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने लास्ट में आपकी सॉल्यूशन करने के लिए दिया था, तो उसमें मैंने आधे ही रह गया था। मैंने कहा था कि सॉल्यूशन किस स्टेप से आपको करना है, तो जो मतलब लास्ट इतना रह गया था, मैं आपको फिर से इसको आगे कंटिन्यू करवा देती हूँ कि आपको सॉल्यूशन मतलब मल्टीप्लाई तो आपको ही करना है, पर इसमें देखना है जैसे मैंने क्या था क्वेश्चन, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर 10,800 यही था, जैसे उसको 3 टाइम करना था, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइम करना है। जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम पॉइंट रिमूव करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट रिमूव कर दिया हमने। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट 2 से 2 0 कट रहे हैं, ठीक है, 2 से 2 0 कट रहे। अब इधर देखना, जैसे ये सब कैलकुलेशन हो रही है, जैसे 10 और 1125 ये 5 के टेबल से कट रहे हैं, इधर ये भी 5 के टेबल से कटेगा और ये भी 5 के टेबल से कट जाएगा। अगर फिर आपको काट के यहाँ पर आप ये 2 के टेबल से काट सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने काट दिया 5 के, यहाँ पर मैंने 2 के टेबल से काट दिया 10 टाइम, 10 को 5 टाइम, और ये हो जाएगा आपके 50, ये हो जाएगा आपके 54 टाइम, ठीक है, 54 टाइम हो जाएगा। अब ऐसे ही 54 और ये भी कट रहा है, ठीक है, 54 और ये भी कट रहा है। अब इसमें 54 और ये आपके कटेगा 500 टाइम, और ये कटेगा आपके 54 27 टाइम,
ठीक है, 27 टाइम कट गया। अब 27 और 500 तो नहीं कटेगा, अब ये काट सकते हो, इधर ये काट देना, ये कट सकता है 5 के टेबल से, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करके पूरा क्या करोगे, अमाउंट फाइंड करना है। इसमें आंसर डेसिमल में भी आ सकते हैं, नॉन डेसिमल जो भी होगा वो कैलकुलेशन करके आपको देखना है, यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट फाइंड करके अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि हम अमाउंट की वैल्यू फाइंड करें। देन फिर क्या करोगे आप, आगे के स्टेप में आपको बता, अब यहाँ पर सी आई है, ये सी आई हम फाइंड करेंगे, तो सी आई के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस पी कर देंगे, तो ए की वैल्यू जो भी आएगी और पी जो भी प्रिंसिपल है उसमें से आप माइनस कर देना, तो वो आंसर आपके क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये वाली कैलकुलेशन आप करना है, ये मैंने पूरी नहीं की है तो ये पूरा आपको करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी को अगर आप एसआई मेथड से देखते हो, ये अल्टरनेट मेथड, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है, अगर इसी को आप एसआई मेथड से करते हो, एसआई में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करते हो, ठीक है, तो अगर ये भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसको क्या करना है, एसआई मेथड में उसमें क्या करना है आपको कि उसमें जैसे यहाँ पे 3 ईयर का हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया ओवरऑल, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 ईयर करना है। जैसे पहले 1 ईयर का फाइंड किया, फिर 2nd ईयर का फाइंड किया, फिर 3rd ईयर का, उसके लिए रेट और टाइम, उसके लिए रेट तो वही रहेगा और टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि हम 1 अलग अलग का फाइंड कर रहे हैं, तो इस टाइप से 1 ईयर का वो फाइंड हो जाएगा। तो उसमें तो वो वाला एसआई वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो कर। अब जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एनुअली दे रखा था, तो हमने एनुअल वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, तो ये वाली कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपके क्वेश्चन नंबर बी है 18,000, बी में देखना, इसमें भी आपको कंपाउंड एनुअली फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एनुअली। 18,000 है, 2.5 ईयर से 2.5 ईयर, ठीक है, 10 पर एनुअल कंपाउंड एनुअली। अब इसमें भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करना, वो भी एनुअली है, तो इसमें भी आपको यही ध्यान रखना। बस इसमें एक चीज़ है, ये देखना, मैं आपको एसआई मेथड भी बता दूंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट कर देना, यहाँ पर अमाउंट आपको फाइंड करना और सी आई है, ठीक है। यस अब इसमें जैसे दे रखा है बी वाला, बी में भी जैसे एनुअली है, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल दे रखा है आपके 18,000 टाइम है आपके यहाँ पर 2.5 ईयर्स, ठीक है। 2.5 ईयर्स को एज इट इज़ ही रहने दो, इसको 2.5 ईयर्स को, ठीक है, टाइम को आपको चेंज नहीं करना है। और जो आपके रेट है वो है आपके यहाँ पर 10%, कितनी है 10%, यहाँ पर कोई हाफ ईयरली नहीं है, डाय एनुअली है, तो यहाँ पर डाय फॉर्मूला हो जाएगा A=P ब्रैकेट में 1 + R/100 ठीक है। अब इसमें देखना ये चीज़ ध्यान रखना कि अब यहाँ पर देखना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसको ध्यान से देना। यहाँ पर ईयरली है, क्या चीज़ है, ईयरली, एनुअली है, तो यहाँ पर ईयरली में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर टाइम फुल, मतलब यहाँ पर 2.5 दे रखा है, 2.5 मतलब 2 ईयर तो पूरे हैं और हाफ ईयर का और कैलकुलेशन हुआ है, यहाँ पर 2 तो पूरा और हाफ ईयर का और कैलकुलेशन। यहाँ पर जैसे ये नहीं दे रखा है कि 3 ईयर है, 4 ईयर, 2 ईयर है, तो डाई हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर 2.5 ईयर का दे रखा है, तो पहले हमें 2 का करना पड़ेगा, फिर हमें हाफ ईयर का भी करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ईयरली दे रखा हो और टाइम अगर आपको इस टाइप से दे रखा हो कि 2.5 ईयर, इस टाइप से अगर आपको हाफ में ऐसे 1/4 में ऐसा दे रखा हो, तो उसके लिए आप क्या करना, जैसे ये ओनली फॉर जैसे हाफ के लिए, जैसे 2.5, 3.5, तो इस टाइप से अगर आपको हाफ में दे रखा हो तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर P देखना, P1 + R की यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा अपॉन 100 और रेज़ टू n, ठीक है, सॉरी रेज़ टू 2। अब यहाँ पर देखना 2.5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 2 ईयर के लिए तो पूरा यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख देंगे कि 2 ईयर के लिए। अब जैसे हम हाफ ईयर का भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर इसमें करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार और लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम हाफ ईयर के लिए करेंगे तो यहाँ पर जो 10 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, मतलब ये हाफ हो जाएगा, ये 10%, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5/100, ठीक है। और ये 5 जैसे हमने हाफ ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए तो पूरा कैलकुलेशन कर रहा है, और हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और यहाँ पर पावर लगेगी नहीं क्योंकि ये तो पूरा हाफ कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर P की वैल्यू रखी नहीं मैंने, सॉरी 18,000,
ठीक है 18,000 ही। अब यहाँ पर देखो 18,000 ठीक है इंटू, अब वो प्रोसेस करनी है आपको तो ये वाली प्रोसेस देख लेना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे डायरेक्ट में बता रही हूँ 110 ही हो जाएगा, वही आपको करना है 100 + 10 = वो, तो वो पूरा देख लेना आप, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पता है आपको ब्रैकेट के बीच में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 105/100, ठीक है। यहाँ पर कोई पावर नहीं लगेगी क्योंकि हमने हाफ ईयर कर दिया, डायरेक्ट हमने डेट को ही हाफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना इस 18,000 है और यहाँ पर अब इसको सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ ये 18,000 इंटू, अब यहाँ पर देखो 110/100 है, तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से अंदर 0 भी कट कर सकते हैं। अगर यहाँ काटना हो तो काटो यहाँ पर, अदरवाइज नहीं काटना हो तो आप क्या करोगे, बाहर भी काट सकते हो। आंसर तो सेम वैसे ही आने वाला। अगर आप 105 और 100 को यहीं काट सकते हो तो काट लो यहाँ पर, अगर काटना चाहो, नहीं तो यहाँ पर तो वैसे कटने वाले ही, बाहर कटो या अंदर काटो एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाहर ही काट देंगे। अब देखो यहाँ पर 110 ये पावर 2 है, तो इसका मीन्स हम इसको कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम, ठीक है। और इसको हम 1 टाइम ही लिखना है, इसकी पावर 1 ही है, जिसकी पावर नहीं होती उसको 1 ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब वही कट कर दो, अगर काटना हो तो सबसे पहले तो ये सिंपल कट कर दो। जैसे ये 0 से 0 ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये 0 से 0 ये कट गया, उसके बाद ये 2 0 रह गए, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है, ये 2 0 कट गए। उसके बाद क्या करोगे, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल से काट दो, ये 2 के टेबल से कट गया 5 टाइम, क्लियर। और ये कट गया आपके 9 टाइम, क्लियर। अब 5 के टेबल से ये भी कट रहा है, 5 1 = 5 और ये हो जाएगा आपके 21 टाइम, ठीक है। अब 9 × 11 × 11 × 21, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो कुछ रहा नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपके क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसमें सॉल्व करके देखना, इसे करके देख लेते हैं पहले, करना भी हो तो। इसे 9 × 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या था, 121, और 121/21 फिर से, ठीक है। अब जैसे 121 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएगा 9, 9 2 = 18, 1 कैरी 9 और 10, ठीक है। अब इंटू 21, अब 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है 1089 × 21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 ये हो गया 9, 8 0 1 × 18 16 और 16 और 1 17 1 और 2, ये आ गया आपके 9 6 8 2 और 2। अब देखो अमाउंट कितना है हमारे 22,869, कितना है ये, क्या है हमारे अमाउंट आया, क्या है हमारे अमाउंट आया 22,869। हम अमाउंट की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, क्या फाइंड कर रहे थे, अमाउंट की वैल्यू, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर CI फाइंड करना है। CI फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 22,869 माइनस कितना था हमारे 18,000, इसमें से अगर माइनस करते हो तो 18 यहाँ माइनस करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे 4,869। इसका मीन्स CI कितना है 4,869। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्यूशन, देखो ये पूरा हो गया है। तो इस टाइप से आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो एक साथ, तो ये हाफ ईयरली बेस पे अगर आपके टाइम अगर इस टाइप से दे रखा हो, हाफ में इस टाइप से दे रखा हो, तो ये वाला मेथड ही आपको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 ईयर के लिए तो पूरी रेट हो जाएगी, बट यहाँ पर आपके ईयरली के लिए आपको क्या करना है, ये पूरा करना है। पूरे को रेट नहीं करना, पूरे का हाफ नहीं करना, जैसे 2.5 के लिए पूरा नहीं करना है, 2 ईयर के लिए तो पूरा रहेगा और ये 5 ईयर के लिए पूरा रहेगा। क्लियर, ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन अब थर्ड क्वेश्चन देखो हाफ ईयरली बेस पर ही है। एक काम करना, जैसे हाफ ईयरली में हाफ ईयरली वाला मैं ही करवा दूंगी, आपको एक बार समझाना पड़ेगा। डी वाले में भी आपके हाफ ईयरली पैटर्न ही है, पर एनुअम कंपाउंड हाफ ईयरली यू कुड द ईयर बाय कैलकुलेशन यूजिंग SI फॉर्मूला टूल, ठीक है।
अब इसमें देखना ई वाला, अब जैसे मैं आपको इसमें ई वाला करवा देती हूँ, आप सी कर लेना, ठीक है। अब जैसे 10,000 ईयर है, 8% एनुअम कंपाउंड हाफ ईयरली पैटर्न से करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर ई देखना कि जिससे इसमें प्रिंसिपल दे रखा 10,000 ईयर, आपको इसमें 4 ईयर थे, इसमें 1 ईयर ही होगा तो 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और 8 पर एनुअम कंपाउंड हाफ ईयरली। फर्स्ट क्वेश्चन वो पूरा कर लेना, सेकंड मैंने करवा दिया है, थर्ड क्वेश्चन और थर्ड मैं आपको ई करवा रही हूँ और सी आप देख लेना, ठीक है। एक काम करते हैं, सी वाला देख लेते हैं 2 मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर है आपके सी। अब इसमें देखना सी वाला है आपके कि 60,000, थर्ड वाले करवा दीजिए। चलो, प्रिंसिपल है, इसमें दे रखा है रेट दे रखी है इसमें 10% और टाइम आपके दे रखा है 2.5 ईयर्स, ठीक है, 2.5 ईयर। अब इसमें देखना, इसमें हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। क्या चीज़ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इसमें हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। हाफ ईयरली कैलकुलेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगी, हाफ, तो 10/2, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगी 5%। और टाइम क्या हो जाएगा 2.5 है, तो 2.5 का मीन्स यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना 2.5 है तो यहाँ पर 5/2। सबसे फर्स्ट तो इसको क्या करोगे, इम्प्रॉपर में आप इसको कन्वर्ट करोगे और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, यहाँ पर 1.5 है, सॉरी 1.5 है, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ईयर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 3 ईयर्स, डबल हो जाएगा। अब इसको आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट अमाउंट करके फिर हमें हाफ ईयरली में हमने ये चेंज कर दिया। अभी अमाउंट में वही P + R/100 रेज़ टू n, वही वैल्यू पुट ऑन करो 62,500 पर प्लस R कितनी हमारे यहाँ पर 5 है अपॉन 100 रेज़ टू, अब यहाँ पर क्या लोगे 3 ईयर्स, यहाँ पर क्या लोगे 3, वही ये सॉल्व कर देना 62,500 इंटू यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 105 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है। अब काट सकते हो, अगर काटना हो तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 21/20, ये हो जाएगा 21/20, ठीक है। 5 के टेबल से कट रही है 21/20, ठीक है। ये सब कट गए, अब क्या करोगे 20 और ये भी कट रहे हैं, देखो 10 से 10 यहाँ पर कट गया, 10 से 10 यहाँ पर कट गया, ठीक है। यहाँ पर अब क्या रहेगा 2 2 2, ठीक है, और एक 0 रह गया। अब आप क्या करोगे 21 का मल्टीप्लाई इससे करके और डिवाइड कर देना 80 का, ठीक है। तो आपके आंसर आ जाएगा अमाउंट, और उसके बाद आपके फिर आप क्या फाइंड कर लोगे CI, ठीक है। आगे की प्रोसेस आपको करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कराऊंगी। इसमें आपका आज का होमवर्क है, एक तो E वाला करना है, ठीक है, D वाला मैं करवाऊंगी, ये आप करना, क्लियर। और C में ये पूरा कैलकुलेशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये आपको मैं आगे सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो भी हैं ये सब मैं करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, और अपने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था द नीड ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट
सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत में सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है, कैसे ऐड हुआ, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में अपन देखते हैं। बहुत अच्छा दे रखा है, इसको ध्यान से सुना। सबसे पहले अपन एक्स्ट्रा बिट में जो दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। द इंडियन सिनेमा इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस। देखो क्या दे रखा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखना है सेक्युलरिज्म का, तो अपन क्या देखेंगे, इंडियन सिनेमा। यानी कि अगर आप कहीं पर भी पिक्चर हॉल में जाते हो, पिक्चर देखते हो, तो आपको नहीं पता कि आपके पास जो पर्सन बैठा है वो पर्टिकुलर किस धर्म को बिलोंग करता है। ना ही हम पूछते हैं, ना ही हम किससे बात करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर क्या करने जाते हैं, जो भी मूवी देखने जाते हैं उसको एंजॉय करने जाते हैं, अपनी मस्ती के लिए जाते हैं, अपने फन के लिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग एक साथ बैठते हैं, एक ही रूम के अंदर बैठेंगे। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग रिलीजन के लिए या फिर अलग अलग पर्टिकुलर कास्ट के लिए अलग अलग सीट्स हो, या फिर अलग अलग उनको रिजर्वेशन दे रखा हो कि इस सीट पर यही बैठेंगे, ये सीट जैनियों की, ये हिंदुओं की, ये मुस्लिम्स की, ये ईसाइयों की, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आपको देखना है वो अपन किसका देखेंगे, इंडियन सिनेमा का। उसके अलावा आप देख सकते हो कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैचेस होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो या फिर किसी और गेम्स का हो, तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हो कि सारे लोग बहुत पास पास में बैठते हैं। तो वहाँ पर भी हम पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल दे रखा है, किसका दे रखा है, इंडियन सिनेमा का, जो प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, एंड रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक रूप से सभी के प्रति क्या रहे, सद्भावना की नीति रहे। ऐसा एग्जाम्पल अपने को कहाँ मिलेगा, इंडियन सिनेमा के अंदर मिलेगा। उसके अलावा आपको लोकल लेवल पर देखना है तो आप अपने स्कूल की असेंबली जो होती है उसको भी देख सकते हो, क्योंकि प्रेयर हॉल में आपके साथ या फिर क्लासरूम में कभी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर। तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आपको एग्जाम्पल से पूछा जाए कि सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो इंडियन सिनेमा है, या फिर जो भी गेम्स होते हैं वहाँ पर लोग जो जाते हैं उसको ले सकते हो आप। उसके अलावा किसी घूमने की जगह है, पार्क है, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। स्कूल की जो असेंबलीज होती है उसको भी कर सकते हो। तो ये सारे उसके क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अब देखते हैं अपन इंडिया के अंदर अपनी क्या हिस्ट्री रहेगी सेक्युलरिज्म की। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वेरियस रूलर्स पैट्रोनाइजिंग डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एंड ऑफ कोर्स ऑफ स्कोर्स ऑफ इन्विजन्स विच ब्रॉट इन द फेथ इन द इन्विटर्स। क्या दे रखा है, भारत का इतिहास क्या रहा है, हमेशा से पैट्रोनाइजिंग यानी कि देशभक्ति की भावना रही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता था, देशभक्ति के साथ साथ आप लोग जब अब भी हम देशभक्ति की चीज़ें पढ़ते, चाहे महात्मा गांधी को लेकर पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को लेकर पढ़ो, तो जब भी वो देशभक्ति की बात करते हैं साथ साथ में वहाँ पर धार्मिक जो सिद्धांत है उसको भी वो लागू करते हैं। यानी कि धर्म के रूप से आपको क्या है, जैसे अपन गांधी जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई जरूर लड़ो लेकिन अहिंसा का पालन करो, यानी कि किसी को मारना नहीं। तो किसी न किसी, और सभी धर्मों में ऐसा लिखा हुआ है, सभी धर्मों का ऐसा सिद्धांत है कि हमको किसी को मारना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये सारे सिद्धांत सबके अंदर आते। तो ऐसा क्या रहा है कि जब भी अपने देश के ऊपर कोई आक्रमण हुआ, इन्वेडर्स जब भी कोई आक्रमण हुआ है, तो उस समय हमारे जो विश्वास थे उसमें और क्या मतलब और क्या हो गए, पावरफुल, धार्मिक रूप से हम लोग और ज़्यादा क्या हो गए, पावरफुल हो गए, ये कह सकते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन इंडिया हैविंग अ मैचलेस मल्टीपल ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। देखो क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला। अब जो देशभक्ति की युद्ध कर रहे थे उसमें पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं था कि देश को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ हिंदू ही युद्ध करेंगे या सिर्फ मुस्लिम ही युद्ध करेंगे, सिख ही युद्ध करेंगे। जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये नहीं पता चलता है कि पर्टिकुलर कौन किस कास्ट को बिलोंग करता था या कौन किस रिलीजन का था। तो सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से अपना जितना सहयोग हो सकता था देश के लिए उतना सहयोग उन लोगों ने दिया था। तो उससे क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला कि हमारे देश में मैचलेस मल्टीपल सिटी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटी, बहुत डिफरेंट टाइप के धर्म भी आ गए और अलग अलग समुदाय भी हो गए, यानी कि बहुत सारे धर्म हो गए। जहाँ पर हो सकता है कि हमने अभी तक ऐसा कोई इतिहास पढ़ा नहीं कि पर्टिकुलर इंडिया में पहले कौन से धर्म को माना जाता था या किस धर्म की ज़्यादा बहुलता थी, लेकिन देशभक्ति के बाद ये कह सकते हैं हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में बहुत सारे धर्मों का उद्भव हो गया था और बहुत सारे अलग अलग धर्म के समुदाय भी बन गए थे।
ऑफ कोर्स मेनी रिलीजन आर नेटिव टू इंडिया। अब क्या दे रखा है, इसमें बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो भारत से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि उनका मूल स्थान क्या है, नेटिव का मतलब उनका मूल स्थान क्या है, भारत ही है। जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। अब इसमें एग्जांपल दे रखे हैं आपको, जैसे पर्टिकुलर 4 रिलीजन के बारे में दे रखा है कि इनका जो नेटिव प्लेस है वो क्या है, इंडिया। ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। एंड सम रिलीजन केम हियर फ्रॉम बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रिज्म, but it was much later in the 18th century as the British East India Company began to gain complete control over India। लेकिन ये जो धर्म आए थे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रिज्म, ये कहाँ से आए थे, अपने आसपास के जो क्षेत्र होंगे, आसपास के जो देश होंगे, वहाँ से हम लोगों ने लिए हैं, या फिर पर्टिकुलर कह सकते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ पर आके रहने लगे हो, ऐसा कुछ हुआ हो। तो उससे 18th सेंचुरी तक ये भी क्या हो गए थे, इंडिया के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर स्टार्ट हुआ था, उस समय कंट्रोल ओवर इंडिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था, डेट द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बिगन टू इम्पैक्ट द इंडियन माइंड। उस समय हमारे देश में कौन सी भावना उत्पन्न हुई थी, सेक्युलरिज्म की। यानी कि पहले लोग कह सकते हैं कि अलग अलग धर्म के नाम पर इस प्रकार से बात करते हो, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ हुआ था, उसने पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, यानी कि अंग्रेजों ने अपना दबदबा बना लिया था। उसके बाद से हमारे माइंड में क्या आया था, सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की भावना आई थी। Until then, religion was considered inseparable from social and political life। अभी रिलीजन वो ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से क्या होते हैं, इंस्पेरेबल होते हैं। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल एज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिड नॉट कंटेन द टर्म सेक्युलर। देखो क्या दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है इसको, हो सकता है आपके पीछे क्वेश्चन भी दे रखा हो इससे रिलेटेड। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल, जब हम इसका अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो हमने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा था, द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोग को मैंने पढ़ाया था प्रीरेम्बल। प्रीरेम्बल के अंदर हम लोगों ने पढ़ाया था कौन कौन से वर्ड दे रखे थे, तो उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड भी ऐड किया गया था, लेकिन उस वर्ड को बाद में ऐड किया गया है। मेरी बात को ध्यान समझना, जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है कंटेन, डिड नॉट कंटेन द टर्म सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड को ऐड नहीं कर रखा था। मेरी बात को ध्यान समझना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे देश के संविधान की जो सबसे फर्स्ट प्रेम्बल दे रखा है, प्रस्तावना दे रखी है, उसके अंदर सेक्युलर वर्ड को ऐड नहीं किया गया था। लेकिन बाद में, अब इसको कब एडॉप्ट किया गया था, इसको अंडरलाइन करना, आप इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना। This term was inserted into the preamble through the 42 Amendment 1976 of the Constitution। अभी क्या होता है 42 अमेंडमेंट, देखो क्या दे रखा है, दिस टर्म वॉज इंसर्टेड, इस टर्म को यानी कि सेक्युलर जो टर्म है, सेक्युलर जो वर्ड है, इसको कब इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ऐड करना। कब ऐड किया गया था, प्रीरेम्बल यानी कि प्रस्तावना क्या, थ्रू द 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट का मतलब होता है 42वां संविधान संशोधन। क्या बोलेंगे अपन इसको, 42वां संविधान संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, क्या होता है, संशोधन, जो कब किया गया था 1976 में। या ये अब क्या होता है, संशोधन क्या होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ बन जाती है और बाद में हमको ऐसा लगता है कि इसमें हमको कुछ चेंजेस करना है, तो वो जो चेंजेस किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जाता है। वो जो चेंजेस करते हो उसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन करना। और ये संशोधन कहाँ पर हुआ था, 42 अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तब इस सेक्युलर वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। तो ये हो सकता है आपके पीछे क्वेश्चन भी आए कि कब इसको ऐड किया गया था, यानी कि जब संविधान बना था उस समय इसकी प्रस्तावना में सेक्युलर वर्ड नहीं था, लेकिन 42 अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संशोधन किया गया, उसके बाद सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। अब देखो यहाँ पर इंडियन सेक्युलर सोसाइटी का एक बहुत अच्छा कह सकते किसी ने बनाया होगा, उसका पिक दिया है, हिंदुज़्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, और इनके बीच में से एक एक वर्ड को फाइंड करके क्या बना रखा, इंडियन, यानी कि ये अपने भारत की क्या कह सकते हैं, सुप्रीम पावर है। ये जो धर्मनिरपेक्षता है यही भारत का कह सकते हैं सुप्रीम पावर है। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है,
सेक्युलरिज्म कैन बी इंटरप्टेड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बी हैविंग दिस फीचर्स। अब इसके कुछ अलग अलग फीचर्स दे रखे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्या है और क्या नहीं है। आपको जो ये मैंने पैराग्राफ अंडरलाइन करवाया इसको नोट्स के रूप में लिख देना, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8 पार्ट 3 पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर का। अभी जो सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शन तो बहुत बाद में आएगा, पहले सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट 2 में देखा था सेल का नंबर कौन सा, अगर यूनिसेलुलर बना है, अमीबा है वो, और लॉयन है या ह्यूमन बीइंग है या मैंगो ट्री के एग्जाम्पल लिए थे, तो वो कितनी सेल से बने होते हैं। तो ये चीज़ हमने आउटलाइन के रूप में देखी थी। अब देखते हैं सेल का नंबर के बाद सेल का शेप और साइज़ की स्टडी करेंगे कि सेल किस तरह से डिस्क्राइब की जाती है। सेल साइज़ देखेंगे हम, सेल का साइज़ कैसा होता है। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरीज अ ग्रेट, यानी वेरीज यानी जो डिसिमिलरिटीज़ होते हैं यानी वेरिएशंस होते हैं। वेरिएस का मतलब होता है वेरिएशन यानी विभिन्नताएं। इट मे वेरी फ्रॉम अ माइक्रोन फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोन्स यानी माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मीटर के मिलियंथ पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स द लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच मेजरिंग एज बिग एज 170 mm टू 135 mm यानी माइक्रोमीटर। यानी कि यह दे रखा है कि सबसे बड़ा, अगर सेल साइज़ की पढ़ रहे हैं ना हम, सेल साइज़ यानी सेल का साइज़ कैसा हो रहा है, तो वहाँ पे हर चीज़ की बात होगी, चाहे वो अमीबा हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, तो सबके सेल की साइज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने दे दिया है कि सबसे बड़ा अगर लिविंग सेल में किसी सेल का साइज़ है तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसकी सेल की साइज़ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है। द लार्जेस्ट सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच मेजरिंग एज बिग एज 170 माइक्रोमीटर इंटू 135 माइक्रोमीटर। सेल विजिबल टू अनएडेड आई, ऑस्ट्रिच एग या हेन्स एग क्या होता है। इन प्लांट सम एल्गी हैव वेरी बिग सेल, फॉर एग्जाम्पल एन एल्गा एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया इसको बोलेंगे अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि एल्गी भी जो होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी सेल से बनी होती है, लेकिन कुछ एल्गी जो यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बनी होती है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था क्लेमाइडोमोनास। तो उसी तरह से यहाँ एग्जांपल दिया है एक एसिटेबुलेरिया जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है यानी एक सेल से बनी है। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल विच इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका एग्जाम्पल दिया इसने कि ये एक सेल से बना हुआ है जिसका लेंथ जो होता है वो कितना होता है 10 सेंटीमीटर। फाइबर्स इन प्लांट लाइक जूट एंड हेम्प आर अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइबर की बात करें जो प्लांट से मिलते हैं हमको, उनकी बात करें तो उनके अंदर जूट और हेम्प जो होता है वो भी कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है। इन अवर बॉडी, सेल की बात हो रही है ये। इन अवर बॉडी नर्व सेल आर द लार्जेस्ट। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल। नर्व सेल कहाँ होती है हमारी बॉडी में? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो सिस्टम बना हुआ है ना उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से हम सेंसिटिविटी का काम करते हैं। हमको पता चल जाता है कि हमारा फिंगर किसी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, वो चीज़। इन अवर बॉडी नर्व सेल आर द लार्जेस्ट। तो आपको ये अंडरलाइन करना है। हमारी बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ी सेल कौन सी हो जाती है? नर्व सेल। सम नर्व सेल्स आर लॉन्गर देन अ मीटर। हमारे बॉडी में कुछ नर्व सेल तो मीटर से भी लंबी होती है। मोस्ट सेल हाउएवर आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मोस्ट ऑफ सेल्स जो होती है उनका साइज़ जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उनके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। दे आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, यानी नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते, यानी बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। द स्मॉलेस्ट सेल इज दैट ऑफ बैक्टीरियम। सबसे छोटी सेल है बैक्टीरियम की, अबाउट 0.1 माइक्रोन, यानी 10,000 ऑफ अ मिलीमीटर। मिलीमीटर का 10,000 पार्ट यानी कितना? 1 माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन, 1 नहीं, 0.1 माइक्रोन की साइज़ किसकी होती है? बैक्टीरियम की। तो आपको अंडरलाइन करना है ये वाला, अ बैक्टीरियम अबाउट 0.1 माइक्रोन। बस ये मत लिखो 10,000 ऑफ मिलीमीटर, ये आपके दिमाग में याद रखना साइड में। इन साइज़ यानी बैक्टीरियम की साइज़ इतनी होती है। सम ब्लड सेल्स आर स्मॉल। कुछ ब्लड सेल्स भी बहुत छोटी छोटी होती है। अ लिविंग रेड ब्लड सेल मेजर्स अबाउट 9 माइक्रोन। अब 0.1 कौन था? बैक्टीरिया। तो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होती है उसका कितना हो गया? 9 माइक्रोन्स। थोड़ा बड़ा है ये तो ऑब्वियसली। टू ऑब्जर्व अ सेल विद द अनएडेड आई, टेक अ हेन्स एग एंड बॉयल इट।
आपको अगर अनएडेड आइज से कुछ सेल देखनी है तो एक हैन का एग लो, उसको बॉईल करो, रिमूव इट शेल, फिर बॉईल करने के बाद तो उसका शेल आप इजीली रिमूव कर सकते हो। यू विल फाइंड अ वाइट पार्ट विच इनक्लोजेज येलो पार्ट। आपको पता है ना, एग की स्टडी हमने लोअर क्लासेस में की थी कहीं ना कहीं 5th स्टैंडर्ड में। एक एग होता है तो एग के पार्ट होते हैं। सबसे पहले बाहर वाला जो वाइट या ऑफ वाइट या क्रीम कलर का होता है तो उसको हम बोलते हैं शेल, आउटर शेल। उसके अंदर लिक्विड होता है वाइट कलर वाला तो उसको हम बोलते हैं एल्बुमेन। और जो अंदर येलो कलर की बॉल होती है जिसके अंदर हाईली अमाउंट में प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं यॉक। ये चीज़ तो पता ही है आपको। तो आपको किसी सेल की स्टडी करनी है तो हैन का एग लो, उसको बॉईल करो, उसके शेल को रिमूव करो, देन आप उसमें वाइट पार्ट देखोगे जिसको हम एल्बुमेन बोलते हैं। वाइट पार्ट के अंदर एक छोटा सा बॉल होगा, बॉईल करने के बाद आप उसको देख पाओगे तो वो होगा येलो पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, यॉक सेल। तो वो सब क्या है उसके अंदर, सेल्स है। वाइट इज अ सिंगल सेल इज सीन विद द नेकेड आई। आपने देखा होगा कि वाइल अ सिंगल सेल इज सीन विद नेकेड आई, यानी एक सिंगल सेल को आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे दे रखा है कुछ डायग्राम में हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये जैसे डायग्राम दे रखा है यहाँ पे एग्स का, हैन एग, ऑस्ट्रिच एग और ह्यूमन बर्ड एग। ह्यूमन बर्ड का एग की साइज़ ये होती है, ये वाली है ना। यहाँ पे ये जो दे रखी है वो ऑस्ट्रिच की और ये वाली एग हैन की दे रखी है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बना नहीं सकते हो है ना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, ये साइज़ आप लिखोगे इन तीनों का साइज कि हैन के एग का साइज़ ये होता है, ऑस्ट्रिच के एग का साइज़ जो होता है वो 170 × 135 माइक्रोमीटर होता है और ह्यूमन बर्ड का एग का साइज़ इतना होता है। आपको ये साइज़ मेजर लिखने हैं नोट्स में, ये डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि आपको मैग्नीफाइड करके 1000 टाइम दिखा सकता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं और यहाँ पे दे रखा है एसिटेबुलेरिया जो आगे आ गया इसका नाम, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। सेल साइज है। It needs to be understood that the size of cells has no relation with the body size of an organism. Size of the cells in lion, elephant and mouse are almost similar. यहाँ पे बता रखा है कि सेल का जो साइज होता है लॉयन का, एलिफेंट एंड माउस, उनमें सब में ऑलमोस्ट क्या होती है, उनकी सेल की साइज जो होती है वो सिमिलर होती है। Irrespective of the size of the body, cell size however is related to its function। मैंने बताया हर एक सेल का साइज जो होता है वो उसकी फंक्शन पे भी डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल इन द लॉयन, एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो नर्व सेल जो होती है किसमें, एलिफेंट में, लॉयन में और रेट में, सब में अंदर जो नर्व सेल होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है। ब्रांच्ड मतलब उनसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है जो हमारे सारे सेंस ऑर्गन तक पहुंच जाती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। मतलब ये कि ये ब्रांच क्यों होती है, जैसे एक नर्वस सिस्टम बनाते हो आप तो उसकी ब्रांचेज ये जैसे छोटी छोटी दे रखी वैसे पूरी फैली हुई होती है। एक हमारे स्किन में आएगी, एक उनके नोज़ मतलब नॉस्ट्रिल में जाएगी, एक उनके टंग में जाएगी, एक उनके आईज़ में जाएगी। तो ये जो मैं ऑर्गन्स बोल रही हूँ ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन। तो उन सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करके लाना ये काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे जो होते हैं वो सारे फंक्शन को शो करते हैं फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर, यानी कि वो मैसेज लाने का काम करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, ब्रांच। कौन, नर्व सेल, ठीक है। अब सेल साइज हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, सेल शेप। सेल्स आर डाइवर्स शेप, सेल का शेप भी डाइवर्स होता है, यानी बहुत सारी वेरीज होगी, बहुत सारी वेरिएशन हमको मिलेगी। जहाँ पे जैसे 8.3 एंड 8.5 फिगर दे रखा है, ये वाला नहीं। जैसे यहाँ दे रखा है सम सेल्स लाइक दोज ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स ऑफ अवर ब्लड कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। मोस्ट सेल्स हाउएवर मेंटेन अ कांस्टेंट शेप ऑल थ्रू देयर एग्जिस्टेंस। मैंने बताया अमीबा आते ही मैंने बता दिया आपको कि अमीबा अपना शेप बदलता रहता है। दूसरा, अमीबा के जैसा हमारी बॉडी में कौन होता है, WBC, जो हमारे लिए बीमारियों से लड़ता है। मतलब बीमारियों से दैट मीन्स बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया, जिस टाइप का वायरस बॉडी में आएगा वो उस टाइप का शेप बना देगा। कौन, WBC। तो WBC और अमीबा वो ऐसे हैं जो अपना शेप फिक्स नहीं रखते, हमेशा चेंज करते रहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो हमारा कंटिन्यूसली शेप क्या करती रहती है, बदलती रहती है।
फिर आगे देखेंगे हम यहाँ पे जो दे रखा है वो सेल के शेप के बारे में दे रखा है कि किसमें सेल का शेप कैसा होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक के इसके नोट्स बना देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। न्यू लेसन 8th है कोशिका, सेल, CELL, सेल, कोशिका। इसकी संरचना और प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना किस प्रकार है और उसके कार्य कौन कौन से। आप पहले ही पढ़ चुके कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है अथवा निर्जीव। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? हमारे आसपास जो वस्तु है, कुछ वस्तु सजीव होती है, कुछ निर्जीव होती है। सजीव, जैसे सजीव कुछ न कुछ कार्य संपादित करते हैं, ऐसा आपको पता ही होगा कि सजीव क्या क्या कार्य करते हैं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। हमारे जो भी अंग है कुछ न कुछ कार्य करते हैं। जैसे हाथ का कार्य क्या है? पाँव का कार्य चलना है, हाथ का कार्य उठाना पकड़ना, है ना। इस प्रकार हर अंग का कोई न कोई एक कार्य होता है जो आपके द्वारा सूचीबद्ध, यानी कि आपको पता है। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं, यानी कि कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। अब देखिए आगे, कोशिकाओं की तुलना में हम ईंटों से भी कर सकते हैं। जो कोशिका की तुलना में ईंटों से कर सकते हैं। ईंटों से कैसे करते हैं? जिस प्रकार मकान बनाया जाता है, घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के लिए एक एक ईंटों को लगाया जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, भवन का मतलब मकान, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। बताया ना मैंने, मकान का निर्माण एक एक ईंट से जोड़कर किया जाता है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर के स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। उसने कोर के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कोर को आवर्धक लेंस यहाँ पे यंत्र जो आता है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिससे हम बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ें देख सकते हैं। कोर के पेड़ की छाल का एक भाग लिया उसने, कोर का पेड़ की छाल ली छोटी सी। उन्होंने कोर की पतली स्लाइस ली, यानी कि कोर की बिल्कुल पतली एक स्लाइस निकाल दी। जैसे हम आलू के स्लाइस काटते हैं ना, छोटे छोटे पतले पतले, उसी प्रकार उसने कोर की छाल, पेड़ की छाल बिल्कुल बारीक ली। उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया, सूक्ष्मदर्शी की द्वारा देखा। उन्होंने कोर की स्लाइस में एक अनेक कोष्ठयुक्त विभाजित बक्से देखे। जैसे ये देखो, ये कोर की छाल है, उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे, है ना, बक्से टाइप दिखे। उन्हें कोर की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए, जो आप बुक्स के अंदर देख सकते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। ये जो है, ये जितने भी कोष्ठ बने हुए, बक्से बने हुए छोटे छोटे, मधुमक्खी जैसे देखे हम छत्ते बिल्कुल छोटे छोटे, तो उन्होंने प्रत्येक को एक कोशिका का नाम दिया कि ये एक कोशिका है। इस प्रकार देखो आप कितनी कोशिकाओं से मिलकर यह बना हुआ है। आज हमें कोशिका की संरचना और कार्यों के विषय में बहुत ही अधिक जानकारी है। पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आज के समय में हम कोशिका के बारे में बहुत अत्यधिक जानने लग गए। यह अधिक आवर्धक क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सकते। अब देखिए कोशिका, जो हम कोशिका है, सेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका आखिर है क्या? भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। भवन के लिए ईंट
एक ईंट लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, इस प्रकार पूरी दीवार, पूरा कमरा, पूरा मकान तैयार हो जाता है। उसी प्रकार शरीर भी एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिका के बने होते। सजीव जो है सभी अलग अलग है, उनका आकार अलग अलग है, लेकिन उनका शरीर भी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिका की संरचना जटिल है। ये देखिए, ये ईंट की दीवार, सभी ईंट एक समान है, एक एक ईंट को जोड़कर पूरी दीवार बनाई गई है, ईंट की दीवार। उसी प्रकार हम अगर देखें तो सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं, प्याज की एक झिल्ली लेते हैं, एक प्याज की आप काटो, प्याज की एक झिल्ली लो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखो तो आपको इस प्रकार की संरचना नजर आएगी। ये प्रत्येक बक्स से जो दिख रहे हैं, खंड दिख रहे हैं आपको, ये प्रत्येक खंड एक कोशिका है, ठीक है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, आकार में बड़ा होने के कारण हमें नग्न आंखों से भी दिखाई दे सकता है, यानी हम देख सकते हैं मुर्गी का जो अंडा है, आप देखो वो एकल है ना, एक कोशिका, यानी कि उसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोशिकाओं की संख्या, क्या आप किसी लंबे वृक्ष, हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? विशाल वृक्ष, बड़ा वृक्ष, हाथी भी बड़ा होता है। अब उनका जो शरीर है वह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है, अरबों खरबों। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है, जो आकृति और साइज में भिन्न होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जो कोशिका के समूह हैं वह अलग अलग कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। आपको पता ही है 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। वह जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिका से बना है, वह जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिका से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय कहलाता है, बहुकोशिकीय कहलाता है, ठीक है। और छोटे जीव में कोशिका की संख्या कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलाप को किस प्रकार प्रभावित करती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिका वाले जीवों का जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है, जो एक निश्चित अंडा है। आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े जंतु हैं, अनेक लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने, फिर भी इनका शरीर 1 कोशिकाओं से स्टार्ट होता है, 1 कोशिका, 2 कोशिका, इस प्रकार उनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। निषेचन अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। एक कोशिका, यानी कि 1 कोशिका वाले जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिनका शरीर 1 कोशिका से बना है उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे। एक कोशिका, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है उसको बहुकोशिका कहेंगे। जिनका शरीर 1 कोशिका से मिलकर बना है उसको एक कोशिका कहेंगे। जैसे अमीबा और पैरामीशियम, यह दोनों जीव जो हैं 1 कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये इनके देखो कोशिका, ये जो बाहर की जो आकृति नजर आ रही है आपको, ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है और इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। जैसे कोशिका संरचना अगर हम देखते हैं, कोशिका संरचना किस प्रकार बनी होती है, जैसे ये कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसके अंदर जो होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ये हो गई कोशिका झिल्ली। इसके मध्य में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। ये इस प्रकार कोशिका की संरचना बनी होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक।
अब देखिए ये एक कोशिकीय अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। ये एक कोशिकीय जीव वह भी है जिनकी आवश्यक क्रियाएं करता है, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा भी किया जाता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव, सभी का कार्य एक समान होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पाचन पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीव में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करता है, विभिन्न उत्तक अंग का निर्माण। कोशिका का जो समूह है उनको हम उत्तक कहते हैं और उत्तकों के समूह को हम क्या कहेंगे? अंग। ठीक है, तो आज जो मेन पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उन पॉइंटों को भी याद कर लेना और उनको कॉपी के अंदर नोट कर लेना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 9, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाम है टॉपिक, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। देखो सबसे पहले अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे सर्वसमीकरणों के बारे में। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए चर तथा अचर। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ चर, एक्सरसाइज 9 चल रही है अपनी। सबसे पहला टॉपिक है अपना चर। चर क्या है? चर का मतलब क्या होता है कि ए से लगा के जो जेड तक अक्षर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, लास्ट जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चर। ध्यान रखना, ठीक है। और एक होता है अचर। यहाँ पे आपको लिखना है चर के अंदर ए से जेड तक अक्षर, वो होगा आपका चर। ठीक है, दूसरा होता है अचर। अचर क्या होता है? अचर के अंदर क्या होता है? सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं प्लस वाली हो, माइनस वाली हो, बटे वाली हो, जितनी भी आपको संख्या दिखेगी वो आपकी क्या होगी? अचर। क्या होगी? अचर। यहाँ पे लिखना है सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सभी संख्याएं। ठीक है, सभी संख्या में क्या क्या आगे देखो ध्यान से, -3 बटा 2, 4, 5, 8 बटा 3, कुछ भी जितनी भी प्लस वाली संख्या है या माइनस वाली संख्या है, बटे वाली संख्या है, ये सभी संख्याएं कौन सी होती है? अचर होती है। ठीक है, और चर में क्या होता है? ए से लगा कि जेड तक जो अक्षर होते हैं वो होते हैं चर। ठीक है, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया चर और अचर। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लेना। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। अपना टॉपिक जो है वो है बीजीय व्यंजक। पहला टॉपिक क्या है? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक क्या है और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक और किसका होना चाहिए? बीज। और बीज क्या होता है? चर और अचर, ये सब बीजित होते हैं। तो बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि चर और अचर दोनों का जो मेल होता है, मेल किसमें हो सकता है? जोड़ में भी हो सकता है, बाकी में भी हो सकता है, घोड़े में भी हो सकता है और भाग में भी हो सकता है। जैसे मेल मिलाप नहीं करते हैं अपन, शादी ब्याह में जाके लिखा हुआ होता है मेल मिलाप, यानी चर और अचर दोनों का जो मेल मिलाप होता है वह क्या होता है? बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे लिखना है चर तथा अचर का मेल क्या कहलाएगा? मेल बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब कैसे होता है बीजीय व्यंजक? देखो सपोज मैंने मान लिया y आपका क्या है? चर है। अगर मैं इसके साथ 2 को जोड़ दूं, जुड़ा तो नहीं है, y + 2 ही रहेगा तो 2 ही, पर तो इनको जोड़ क्या होगी? इसकी y + 2 हो गई, ये दोनों का क्या हो गया? मेल हो गया। तो चर और अचर दोनों का मेल हो गया, तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिख दिया z + 3 बटा 2, ये भी क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। ये सब बीजीय व्यंजक की। एक और देख लीजिए, -5 + -5
का एक्स, ये क्या है बीजी व्यंजक, ठीक है। मान लो सपोज पी माइनस 2z प्लस 4, ये क्या है बीजी व्यंजक। आई बात समझ, यानी चर और अक्षर दोनों का जो मेल मिलाप होता है, चाहे जोड़ में हो, चाहे बाकी में हो, चाहे बटे में हो, चाहे गुणे में हो, जो भी हो, ये क्या होता है मेल मिलाप। यानी चर और अक्षर का जो मेल होता है वह आपका क्या कहलाएगा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहला टॉपिक इसी के अंदर अपन चलते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं गुणांक, ठीक है। गुणांक क्या है, गुणांक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये गुणांक, ठीक है, गुणांक के बारे में मैं बता रहा हूँ, जानकारी ध्यान से देखना कि कोई भी संख्या है उसका गुणांक होता है। देखो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया गुणांक का मतलब या तो लिखा गया तो गुणा ही होता है, गुणांक का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3xy, क्या लिख दिया 3xy, एक बीजीय व्यंजक है। अब मैं इसके अंदर बोलूँ कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक क्या है, y के साथ कौन कौन सी संख्या का गुणा किया हुआ है, y के साथ 3x का गुणा किया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x, ठीक है। उसी प्रकार मैंने लिख दिया 3 का गुणांक बताओ, यहाँ पे 3 का गुणांक बताओ, यानी 3 के साथ कौन कौन सी संख्या का गुणा किया हुआ है। अब 3 के साथ कौन कौन सी संख्या का गुणा किया है, x और y का, तो ये क्या हो गया x और y, इसका क्या हो गया गुणांक, ठीक है। ये गुणांक एक प्रकार का गुणांक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और आगे देखो इसी कड़ी में, ठीक है, देखो आगे 7xy का गुणांक 7 है, ठीक है। संख्याओं में भी गुणांक होता है और यहाँ पे चर और अचर में भी गुणांक होता है। ये बात होगी उनकी गुणांक की। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं एक पदी, द्विपदी और बहुपदी व्यंजक के बारे में, ठीक है। एक पदी, द्विपदी और बहुपदी व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं एक पदी व्यंजक, ठीक है। एक पदीय बीजीय व्यंजक, नाम से पता पड़ रहा है एक पदी। एक पदी का मतलब होता है एक पद, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो वो कौन सा कहलाता है एक पदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो, ठीक है, जिसमें एक पद हो, एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाता है। एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर एक ही पद है वो एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एक पद कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x, ये तो बीजीय व्यंजक, उन पद इसके अंदर एक ही, इसके साथ कुछ छूट रहा है क्या, घट रहा है क्या, नहीं। यदि अकेला ही, मान लो मैंने लिख दिया p/4, ये भी अकेले ही, मैंने यहाँ लिख दिया z, या लिख दिया 5z, ये भी अकेले ही। देखो सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, इसके साथ ना तो कुछ जुड़ रहा है और नहीं कुछ घट रहा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा एक पदीय बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसके अंदर एक ही पद है और कोई दूसरा पद नहीं है, ठीक है। इसके साथ और कुछ जुड़ता या कुछ घटता और तो वो अपने क्या हो जाते हैं, दो पद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्विपदी बीजीय व्यंजक। देखिए द्विपदीय बीजीय व्यंजक, ध्यान से देखना, द्विपदी बीजीय व्यंजक क्या होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर दो पद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, ठीक है, जिसमें दो पद हो वह द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है जिसके अंदर दो पद ही है, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर दो पद है द्विपदी बीजीय व्यंजक कहलाता है। कैसे दो पद, देखना ध्यान से।
अब यहाँ पे 3x है, इस 3x में मैं और को जोड़ दूँ एग्जाम्पल से बोलूँ, मान लो 3x में मैंने 5x, 3x में मैंने 2 जोड़ दिया, यानी ये एक पद और ये एक पद और कितने हो गए, 2 पद हो गए। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया p बटा 4 में 3 घटा 2 पद हो गए। यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, 5z में प्लस 3 कर देता हूँ, क्या हो गया 2 पद। यानी कुल मिला के ये ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर 2 पद होते हैं। 2 पद का मतलब होता है कि किसी सिंगल पद में कुछ जुड़ता है या घटता है तो 2 पद हो जाते हैं। देखो दिख रहे हैं, ये 3x एक पद, ये 2 दूसरा 2 पद, इस प्रकार p बटा 4 एक पद है और -3 दूसरा पद है। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक, ये पूरा बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है, कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर 2 पद होते हैं क्या कहलाता है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। एक और देखिए त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो 3 पद हो प्राप्त करता है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो, कितने पद हो, जिसमें 3 पद हो त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। कैसे, देखो ध्यान से, जिसके अंदर 3 पद होंगे, ठीक है, कैसे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं z बटा 4 प्लस 3x प्लस 4। अब देखो वहां 2 पद थे, एक और 2, यहाँ 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी बीजीय व्यंजक में कुछ जुड़ भी सकता है और कुछ घट भी सकता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 3z प्लस 4y, यहाँ पे क्या हो गया, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर 3 पद हो त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एक लास्ट देखिए, इसी के अंदर बहुपदीय बीजीय व्यंजक, ठीक है, बहुपदीय बीजीय व्यंजक, ठीक है। बहुपदीय बीजीय व्यंजक क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक पद हो, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक पद हो, क्या कहलाएगा, बहुपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है, बहुपद में क्या होता है, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्यंतर हो, उसके जो गुणांक है वो शून्यंतर हो और उसके चरों की घात ऋणात्मक पूर्णांक, यानी इसकी जो चर होंगे उसकी जो घात है वो ऋणात्मक पूर्णांक की हो, बहुपद कहलाता है। ध्यान से देखना, ठीक है। ये अपना बहुपद यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी, ठीक है। आगे अपन समान असमान पद और बीजीय व्यंजक का योगफल एवं व्यवकलन, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपने लेसन चल रहा था ज्योग्राफी में, फर्स्ट लेसन संसाधन, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, यानी कि वे वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है एवं उनके आने वाले समय में उनके उपयोग करने की संभावना होती है, वो चीज़ें कहलाती है संसाधन कहलाती है। इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था, यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, जो कि हमारे लिए उपयोग हो रही है, वो क्या है, हमारे संसाधन कहलाते हैं। आजकल बहुत सारे संसाधन हो गए, मनोरंजन के अलग होते हैं, मानसिकता के अलग हो गए हैं, है ना, जैसे कि यातायात के अलग बहुत सारी चीज़ें हो गई है, यानी कि संसाधन बहुत सारे हो गए हैं। अब अपने आगे आता है अपने, अब देखो राजू आगे क्या पूछना चाह रहा है। राजू जो जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन किस प्रकार से बनती है, यानी कि चीज़ें तो बहुत सी आती है, बहुत सी बेकार चीज़ें भी आती है जो कि अनुपयोगी है, किसी प्रकार से हमारे उपयोग नहीं हो रही है ना, वो चीज़ें भी आती है। अम्मा ने बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, यानी कि उन चीज़ों का कोई मूल्य होता है, उस समय वो संसाधन बनती है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। इसका प्रयोग जो है, यानी कि हम उसका जितना यूज करते हैं, उसको उपयोग में करते हैं, तो उसका उपयोगिता इसको मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अपने एक कार पड़ी हुई है, उस कार की कोई वैल्यू नहीं है, वो कार जैसे कि ऐसे बेकार पड़ी हुई है, खटारा पटारा है, उसमें चलती भी नहीं है, बिल्कुल खराब पड़ी हुई है। और एक कार जो है वो अच्छी कार है, नई कार है ना, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब वो क्या है, संसाधन तो है हमारा,
यानी कि कार क्या है, हमारे उपयोग की चीज तो है, परंतु वो क्या है, खराब है कभी, तो वो नहीं चलती है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। और जो नई कार जो है वो हमारे लिए क्या है, संसाधन का काम करती है। ये कहलाता है मूल्य, ये कहलाता है, यानी कि उसकी आर्थिक कीमत है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व है। अब उस कार का महत्व था जो चलती थी, यानी कि हमें को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देती थी, उस कार का मूल्य था, महत्व था उसका, इसलिए वो हमारे लिए संसाधन बनी। और दूसरी कार जो है इसका कोई मूल्य नहीं था, यानी कि बेकार थी। अब उसको अपन बेचे तो भी उसका कुछ भी नहीं आता, वो भी क्या करेगा, आगे जाके उसको फिर से उसको नई प्रौद्योगिकी देनी पड़ेगी, यानी कि उसको फिर से तैयार करना पड़ेगा, हो तो सकती है वो, पर देखो जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। देखिए अब एक आगे आता है, देखो कुछ संसाधनों का जैसे कि आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि धातुएं, धातुओं में देखो सोना भी आता है, चांदी भी आता है, लोहे भी आते हैं, तांबे भी आते हैं, पीतल भी आते हैं, ये सारी चीजें क्या है, धातुएं हैं। अब इन सभी चीजों को अपने को आवश्यकता पड़ती है, गोल्ड की आवश्यकता पड़ती है अपने को, सिल्वर की पड़ती है अपने को, लोहे की पड़ती है अपने को आवश्यकता पड़ती है ना, स्टील की पड़ती है, कोई बर्तन खरीदा हमने वो हमारे लिए उपयोगी था, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, तो उनका क्या है, हमको आर्थिक मूल्य देना पड़ता है, यानी कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ता है। वो पैसा हम देंगे तो वो हमको चीज बनेगी, हमारा संसाधन का काम बनती है। उसी प्रकार से बहुत सी चीजें जो होती है वो क्या है, जिसका कि कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य, उसको अपन देखते हैं, उनकी छटाओं को अपन देखते हैं, तो अपने मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। अपने लिए वो प्राकृतिक साधन तो है, अपना संसाधन है, क्योंकि उसने हमको मोहित किया है, हमारे दिमाग को शांति दी, हमारे आत्मा को उसने शांति दी, तो वो हमारे लिए संसाधन तो है, परंतु उसकी कोई लागत नहीं है, उसका हमको कोई आर्थिक मूल्य नहीं देना पड़ता है, वो भी हमारे लिए संसाधन है। और ये दोनों चीजें जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो आर्थिक मूल्य देकर के हम खरीदेंगे वो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, और जो मनोरम दृश्य वाला जो है वो हमारी आत्मा को और हमारे दिमाग को शांति प्रदान करती है। इसलिए ये दोनों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है और मनुष्य की आवश्यकताओं की वो दोनों चीजें पूरी करती है। जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं तो किससे लेंगे, हम प्राकृतिक दृश्य में क्या आएंगे, पेड़ पौधे वगैरह ये तो आएंगे, तो सांस ले रहे तो हमको कहाँ से आ रहा है, पैसे तो मिल रहा है हमको। पानी है, पानी का दृश्य हम देखेंगे, अच्छा सुकून मिलता है आप लोगों को, दिमाग को ठंडाई मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, अपन उनको देखेंगे तो वो क्या है, वो जल है, तो हमारे पीने के काम आ रहा है, हमारी वो पूर्ति भी तो कर रहा है, उसका कौन सा हमको आर्थिक कीमत देनी पड़ रही है, नहीं देनी पड़ रही ना। तो ये क्या चीजें, ये सारी चीजें हमारे लिए आवश्यक है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को आज भी कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। देखो कुछ संसाधन ऐसे भी है जो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे कि अपन अपना स्वयं का देखते हैं, अपने घर के अंदर भी बड़े बुजुर्ग के बहुत सी किताबें में पढ़ा उन्होंने, अखबारों में पढ़ा है उन्होंने, तो उसमें क्या बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है, जैसे कि अपने सर्दी जुकाम की ले लेते हैं, अपन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन, उनके क्या अपने पास नुस्खे मिल जाते हैं, नुस्खे यानी कि पुराने नुस्खे मिल जाते हैं, उससे कि वो चीज अपन कर लेते हैं। अब उसका क्या था, नुस्खे जो मिले थे उसके अपने को कोई आर्थिक मूल्य नहीं लगा, परंतु जब अपन उन नुस्खों वाली चीजों को अपन अगर खरीदने के लिए अपन जाएंगे, दवाई की मेडिकल की दुकान पे अगर जाएंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा, उसका आर्थिक मूल्य देना पड़ेगा। तो फिर अपने को उस समय वो क्या होगा, उसका मूल्य आर्थिक हो जाएगा, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाती है। और जब तक वो अपने पास नुस्खे के रूप में है तो वो हमारे उसी में रहते हैं। अब आगे आता है अपना समय और प्रौद्योगिकी, दो महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो समय क्या है, समय का मतलब तो है वक्त, अपना समय जो है वक्त है, और प्रौद्योगिकी की दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देती है। अब देखिए अपन प्रौद्योगिकी के बारे में देखते, समय के बारे में तो पता पड़ गया, अपना वक्त जो है, जब आप पुराने नॉलेज में जाते हैं तो अपनी काबिलियत लगाने में कोई चीज बनाने के लिए करते हैं। देखिए पुराने नॉलेज के अंदर, यानी कि लोग जो है बुद्धिजीवी जीव है, उनके अंदर बहुत सा ज्ञान भरा हुआ होता है, बहुत सी चीजें ज्ञान बनी हुई होती है। किसी भी पुरानी चीज को भी अपन क्या करते हैं, उसको नई बना देते हैं, नई प्रौद्योगिकी दे देते हैं उसको, यानी कि टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं अपन, वो कहलाती है प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी कि पुरानी चीजें जो है या पुराने समय की जो अपना ज्ञान है, वो अपनी काबिलियत है,
उसको लगाने में कोई व्यक्ति चीज बनाने के लिए जो कार्य करता है वो कहलाता है प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब ये देखो शब्दावली के अंदर है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस चीज को आप लाइन कर लेना और अपने नोटबुक के अंदर भी उतार देना। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, काबिलियत हर व्यक्ति में, ज्ञान सब में होता है, अपनी काबिलियत का उपयोग करके किसी नई चीज बनाने के लिए जो कार्य करता है वो कहलाता है प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे कि अपन ने कार का उदाहरण दिया था कि अब क्या है, वो कार पुरानी हो गई, उस कार को पुनः वापस अच्छे में बदल देना वो प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी कि अपने दिमाग से करेगा, कौन कौन सी चीजें खत्म हुई है, कौन सी चीज लाके लगानी है, वो सारी चीजें यानी कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देती है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है। देखिए अब लोग क्या करते हैं, संसाधनों का जो आविष्कार होता है वो भी कौन करता है, मनुष्य करते हैं। तो प्रौद्योगिकी के कारण भी होगा। यानी कि पहले के समय में जो थे उस समय क्या है, जैसे कि आग की खोज की थी। आग की खोज कैसे की थी, यानी कि पत्थर को पत्थर से रगड़ने के लिए आग की खोज की थी ना। उसके बाद में आग जली, आग जलने के बाद में लोगों ने खाना पकाना सीखा। खाना पकाने के बाद में कच्चा खाते थे पहले तो ये पद्धति उस समय प्रारंभ हुई है। उसी प्रकार से जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी है, ये अपना दिमाग चल रहा है, यानी कि अपना ध्यान है। ये सूरज की रोशनी जैसे है, अब सूरज की रोशनी क्या है, हमको गर्मी भी देती है। अब व्यक्ति विचार सोचता है कि इस रोशनी एवं इस गर्मी के अंदर खाना कैसे पकाया जाए। अब ये चीज तो क्या है, प्राकृतिक रूप से उसके दिमाग में आई है, यानी कि प्रकृति, सूर्य क्या प्राकृतिक है, तो वो उसमें दिमाग में आई है। अब उसको नवीन श्रेणी में लाना, यानी कि उसको नवीनतम बनाना उस चीज को, वो क्या है, वो यानी कि सोलर सिस्टम के द्वारा है। उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि सोलर कुकर के द्वारा अपन खाना पका सकते हैं, तो वो हमारा अलग से आता है। आग खोज जबकि पहिए के आविष्कार से तथा परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। जैसे कि अब बहता हुआ पानी देखिए, अपने को बहता हुआ पानी अपने को बहुत मिलेगा, समुद्र के अंदर बहुत सा पानी भरा हुआ, पर वो पानी है किस काम का, यानी कि आता अपने काम ही है। जैसे कि भाप बन के उड़ेगा, वापस जाएगा, फिर वो वापस वर्षा के रूप में अपने पृथ्वी पर आता है, ये आता है। परंतु यानी कि प्रौद्योगिकी के द्वारा लोग क्या करते हैं कि उसको एकत्र करते हैं, जैसे कि बांध बनाते हैं। बांध बनाने के पश्चात नदियों के सारे पानी उसमें डाले जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उससे बिजली पैदा की जाती है, यानी कि ऊर्जा पैदा की जाती है। वो क्या है, वो लोगों का ज्ञान है, और उसको नवीनतम श्रेणी में लाना, उनको नवीनतम प्रदान करना, ये कहलाता है प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो अब आप ऐसा करना, अब अपने नेक्स्ट आता है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के कुल प्रकार कितने होते हैं, जैसे कि फर्स्ट था अपने प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आता है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा आता है मानव के अंदर वर्गीकृत किया हुआ संसाधन। यानी कि इनको अपन 3 श्रेणी के अंदर बांट सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अपने हैं, और ये शब्दावली वाला जो है आप इसको अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना। इसमें यानी कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, यही है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग होता है वो कहलाता है प्रौद्योगिकी कहलाता। ये चीज आपको उसके अंदर नोट करनी है। और अब अपन संसाधनों का जो प्रकार है, उनके टाइप्स जो है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और प्राकृतिक संसाधन है इसको अपन कल देखेंगे। थैंक यू।